नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के जो कंटेंट दोस्तों आपके साथ साझा करते हैं, जिसमें दोस्तों हम सभी ने पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से प्राचीन भारतीय अभिलेखों के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, उनके ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट किया था, जहां पे दोस्तों हम सभी ने अलग अलग कालों में संबंधित जो आपके अभिलेख हैं उनके डिस्कशन को किया। और साथ ही दोस्तों, जो अभिलेखों की परंपरा है ये कैसे शुरू हुई, साथ ही दोस्तों ये अभिलेखों के ऊपर जो कार्यशैली है वो किन किन लोगों ने किया, क्या कुछ आवश्यक कार्य हैं, किस प्रकार के महत्वपूर्ण जर्नल्स जिनको हम लोग कहते हैं कि जो पत्रिका है वो शुरू की गई, उनके बारे में डिस्कशन किया। साथ ही दोस्तों हम लोगों ने प्रारंभिक क्लासेस में ये भी जाना था कि आपके जो प्रमुख ताम्रलेख हैं, जो कॉपर प्लेट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रशस्तियों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो भी दोस्तों अभिलेखों की परंपरा रही है वो अलग अलग माध्यमों में अभिलेख लिखे जाते रहे हैं। अब अभिलेख, चाहे हम प्रशस्ति की बात करते हैं, चाहे हम ताम्र लेखों की बात करते हैं, चाहे हम स्तंभ लेखों की बात करते हैं, चाहे हम शिला लेखों की बात करते हैं, तो अलग अलग माध्यमों में दोस्तों ये जो लेख हैं वो लिखे जाते रहे। ऐसे में दोस्तों उन्हीं अभिलेखों की एक श्रृंखला है जिन्हें हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का सीधा सा तात्पर्य यह होता है कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया जो लेख है वो प्रशस्ति कहलाएगा। मतलब यह है कि मान लीजिए कोई शासक है और उसने कोई भी उसकी जो उपलब्धि है कि उसने अपने शासन के दौरान किसी राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, उसने किसी शासक को हरा दिया, किसी दूसरे साम्राज्य को अपने में मिला लिया, उसने जनता के प्रति कोई कार्य किया, उसने धार्मिक कोई कार्य किया, कोई दान दिया, इन सभी चीजों को जब राजा की प्रशंसा करते हुए किसी अभिलेख में लिखा जाता है तो वही अभिलेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। अब एक बात समझिएगा कि ये जो प्रशस्ति है ये बड़े लंबे समय से चली आ रही है और अलग अलग कालों में इसके जो प्रमाण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि बेटे जो सबसे प्राचीनतम प्रशस्ति है वो कौन सी है, सबसे लोकप्रिय प्रशस्ति जो है वो कौन सी है? तो यदि हम प्रशस्तियों की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रशस्ति में सबसे जो प्राचीनतम, जो ओल्डेस्ट प्रशस्ति मानी जाती है वो एक कलिंग के शासक हैं, चेदी वंश के शासक हैं, जिनका नाम है खारवेल। आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। इन्हीं का एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुंफा अभिलेख, और इसी अभिलेख को जो है कि सबसे प्राचीनतम प्रशस्ति का उदाहरण माना जाता है। जबकि प्रशस्ति, जब भी आप नाम लेते हैं प्रशस्ति, तो कोई सिंपल सभी बच्चा जिसने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसके दिमाग में एक प्रशस्ति जरूर ध्यान में आएगा, प्रयाग प्रशस्ति। उसको ये बात जरूर ध्यान में आएगी कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त का है, उसके जीवन में जितने भी उसने युद्ध किए, चाहे आर्यावर्त का प्रथम युद्ध हो, द्वितीय युद्ध हो, दक्षिणापथ की विजय हो, ठीक है, आठविक राज्यों पे विजय हो, समवर्ती राज्यों पे विजय हो, जो आपके तत्कालीन जो विदेशी शासक थे उनसे संबंधित जानकारी, वो सभी उनकी उपलब्धियां उसमें देखने को मिलती। तो सबसे लोकप्रिय प्रशस्ति, आपने प्रयाग प्रशस्ति पढ़ा, तो इन्हीं प्रशस्तियों के बारे में दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं दोस्तों आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके पास हमारे द्वारा किए गए किसी भी कंटेंट को सीधे आप सभी तक पहुंच बनाई जा सके। आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत दोस्तों होगी कि जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है, इसी प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में, अर्थात अंत के समय प्रथम शताब्दी के, प्राकृत भाषा में लिखी गई खारवेल का हाथी गुंफा लेख प्राचीनतम प्रशस्ति का उदाहरण है। किसका मैंने बताया बेटे? खारवेल का हाथी गुंफा लेख। बेटे ये जो खारवेल है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस हम खारवेल की हम बात कर रहे हैं बेटे, ये आपके चेदी वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटे? चेदी वंश से संबंधित है। और यह जो है आपके कलिंग के शासक माने जाते हैं। कहां के बेटे? कलिंग के शासक के तौर पे ये जाने जाते हैं।
जिस हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बेटे बात कर रहे हैं, जिसको हम इसका प्राचीनतम उदाहरण बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने हाथी गुम्फा लेख पे एक डिटेल वीडियो भी आएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं चैनल के माध्यम से अभिलेखों की एक अलग श्रृंखला भी चल रही है, जिसमें हम एक एक अभिलेखों को डिटेल में अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं कि वो अभिलेख कब खोजा गया, कहां पर स्थित है, उसमें कितनी पंक्तियां हैं, उसको सबसे पहली बार प्रकाशित किसने किया, उसका अनुवाद किसने किया, किस भाषा में है, किस लिपि का प्रयोग मिलता है, क्या कुछ उसमें जानकारी है, वो सभी चीजें मिलती है, तो उसकी चर्चा हम वहां पे करेंगे। खैर, यहां पे थोड़ी जानकारी हम दे दें कि जो खारवेल का दोस्तों हाथी गुम्फा लेख है, इसमें कई सारी जानकारियां मिलती, जैसे इसी में सबसे पहली बार जो भारतवर्ष शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर इसी शब्द में, इसी अभिलेख में देखने को मिलता है। इसी अभिलेख में युद्ध में जहाज के प्रयोग का जो उल्लेख है वो भी प्राप्त होता है। इसी अभिलेख में नंद शासकों के द्वारा जो है कि नहर निर्माण का उल्लेख मिलता है। नहर निर्माण का जो उल्लेख है वो भी प्राप्त होता है इसी हाथी गुम्फा लेख में। दोस्तों, आपके जो एक शासक हैं खारवेल, उनके द्वारा जो महाविजय महल है, महाविजय महल, जिसको बनवाने में 38 लाख रुपए का खर्च आया था, उसके बारे में भी जानकारी जो है दोस्तों इसी अभिलेख में प्राप्त होता है। और जहां तक मुझे ध्यान में है, प्लीज एक बार मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, कि संभवतः इसी अभिलेख में जो है कि महाराज शब्द का जो प्रयोग है वो भी सबसे पहली बार यहीं पर देखने को मिला था। तो ये अभिलेख अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जैन शासक आपके हैं खारवेल, उनके बारे में ये जानकारी देता है, ठीक है। और यह अभिलेख आपके प्राचीनतम प्रशस्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है, ठीक है। अगला, गौतमी पुत्र सातकर्णी, आप सभी जानते हैं ये भाई साहब आपके सातवाहन काल के एक महत्वपूर्ण शासक हैं। तो इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इनकी जो उपलब्धियां हैं, वो हमें कहां प्राप्त होती? तो जो नासिक केव इंस्क्रिप्शन है, नासिक गुहा प्रशस्ति है, उनमें द अचीवमेंट्स ऑफ सातवाहन रूलर गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो जानकारी है वो हमें नासिक केव इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। द पॉइंट इज दैट कि ये जो नासिक केव इंस्क्रिप्शन है, ये अभिलेख उन्होंने नहीं लिखा कि ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का, नहीं बेटे। इस अभिलेख को जो है कि उनकी माता जो गौतमी बलश्री हैं, उनके द्वारा किसके शासनकाल में? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासनकाल में निर्गत किया गया था। 3 पॉइंट्स यहां पे आ गए। पहला कि नासिक गुहा प्रशस्ति से किस शासक की उपलब्धियों का प्रमाण पता चलता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का। किसके द्वारा नासिक गुहा प्रशस्ति का निर्गत किया गया, मतलब किसने उसका निर्माण कराया था? तो निर्माण कराया था उनकी माता गौतमी बलश्री ने। तीसरा क्वेश्चन बेटे कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किसके शासन काल में निर्माण किया गया था? तो वो थे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है। 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रशस्ति है नासिक गुहा प्रशस्ति, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रशस्ति में जो गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक हैं उनके लिए एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प को, जो घमंड है उसको दूर करने वाला, जिसके लिए जो शब्द है खतीय दप्पमानमद कहा गया है। तो यहां पे 2 चीजें, तो पहली बात ध्यान में रखिएगा, यह प्रशस्ति गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में बता रहा है। उपलब्धियों के साथ इनके बारे में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग मिलता है, एक ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण। साथ ही साथ यह कहता है कि जो क्षत्रियों का दर्प था, क्षत्रियों का जो अहंकार था, क्षत्रियों का जो घमंड था, उसको इन्होंने दूर किया। अब आपके एग्जाम में यह पॉइंट पूछा जाता है, खतीय दप्पमानमद का तात्पर्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, क्षत्रियों के दर्प को दूर करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया नासिक के बिस्कुट। तीसरा है बेटे जूनागढ़ लेख। क्या है? जूनागढ़ लेख। और यह किसका है? रुद्रदामन का है। और ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन का यह जूनागढ़ लेख संस्कृत में लिखी गई प्राचीनतम प्रशस्ति है। संस्कृत में लिखा गया बेटे, ये क्या माना जाता है? प्राचीनतम प्रशस्ति का उदाहरण माना जाता है। अब एक चीज ध्यान रखो कि ये जिस हम रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख की हम बात कर रहे हैं बेटे, एक बात यहां पे समझ लो,
समझना यह है कि जिस हम लेख की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक चीज ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है, कि ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख है, ठीक है, एक्चुअली में मुख्यतः यह इनका नहीं था, ठीक है, इसमें आपको 3 महत्वपूर्ण जो शासक हैं, ठीक है, उनका लेख मिलता है, ठीक है, ये अशोक के शासनकाल का है मुख्यतः यदि आप देखेंगे, ठीक है। बाद में देखिए समझिएगा, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, फिर रुद्रदामन, ठीक है, और फिर जो है स्कंदगुप्त। इन 4 शासकों का जो उल्लेख है वह देखने को मिलता है। और यह अभिलेख मुख्यतः जाना जाता है कि बेटे जो सुदर्शन झील है, जो कि कहां पर है, गुजरात का जो सौराष्ट्र प्रांत है, उसी के जो गिरनार क्षेत्र है वहां पर यह स्थित है। तो ये जो सुदर्शन झील है, इसका जो निर्माण है, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसी झील का जो विस्तार है वो अशोक ने नहरों के माध्यम से किया था। प्रथम बार यह झील बाढ़ की वजह से टूटी थी, तो उसका जो प्रथम जीर्णोद्धार है, प्रथम जो मरम्मत है वो रुद्रदामन ने किया, और द्वितीय जो जीर्णोद्धार है, जो मरम्मत है, वह आपके किसने किया था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया गया था। तो अलग अलग कालों में अलग अलग जो शासकों के सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं उतना, जैसे कि आपने सुना होगा तुषास्प का, आपने नाम सुना होगा सुविशाख पहलव का, आपने नाम सुना होगा चक्रपालित का, आपने नाम सुना होगा पर्णदत्त का। तो ये सभी गुजरात के जो सौराष्ट्र प्रांत हैं वो अलग अलग शासन कालों में वहां के गवर्नर थे अपने राजाओं के शासनकाल में, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा जो है कि इनका निर्माण और मरम्मत का जो कार्य है वह किया गया था, ठीक है। इस चीज को बेटे ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत में लिखी गई जो प्राचीनतम प्रशस्ति है वो कौन से, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख है। उसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मैं ये भी बता दूं कि 6 प्रकार के जो कर हैं, ठीक है, इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में 6 प्रकार का जो कर है, 6 टाइप ऑफ टैक्सेस जो हैं वो हमें वहां पे मिलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे भाग हो गया, बलि हो गया, ठीक है, विष्ठि हो गया, ठीक है, बेगार हो गया, ठीक है, प्रणय हो गया। तो इस प्रकार के करों का जो उल्लेख है वह हमें यहां पर देखने को मिलता है। अगला, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो एकमात्र ऐसा लेख है, अभिलेख है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख हुआ है, और दूसरा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख भी उसी लेख में होता है, ठीक है। खैर आते हैं पॉइंट पे। तो समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, जिसे आप सामान्यतः क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है, ये सबसे लोकप्रिय प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। अब एक बात बेटे ध्यान रखिएगा, ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, एक्चुअली में यह मूलतः जो स्तंभ है ये अशोक के काल का है, ठीक है, और यह जो है कि मूलतः कहां पर स्थापित था, तो यह अभिलेख जो है मूलतः बेटे कौशांबी का जो क्षेत्र है वहां पर स्थापित था। इसे जो है कि मुगल शासक जो जहांगीर हैं, इनके द्वारा अकबर के शासनकाल में, अकबर का शासनकाल था, उसके शासनकाल में इसे जो इलाहाबाद का किला है, इलाहाबाद का जो फोर्ट है, वहां पर इसे स्थापित कराया गया था। और इस इलाहाबाद स्तंभ लेख में 3 शासकों का, 3 शासक जो हैं उनका लेख मिलता है। तो सबसे पहले ये इसमें लेख किसका है भैया, तो अशोक का है। दूसरा आप देखते हैं किसका है, समुद्रगुप्त का है, ठीक है, और तीसरा बेटे यहां पे जो जहांगीर हैं उनका भी प्राप्त होता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि बिरबल का भी जो लेख है, अकबर के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनका जो लेख है वो भी यहां पर देखने को मिलता है।
ठीक है, बाकी इस इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रशस्ति की हम बात कर रहे हैं, इसके लेखक कौन है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके लेखक हैं हरिशेण। ठीक है, निर्गत किसने कराया था? ध्यान रखिएगा, तिलक भट्ट, तिलक भट्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है बेटे, इस प्रयाग प्रशस्ति में जो है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो लड़े गए जो युद्ध हैं उनका वर्णन मिलता है। चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर, आप जाके उसको देख सकते हैं कि उसमें इनके द्वारा जो लड़ा गया युद्ध है आर्यावर्त का प्रथम और द्वितीय युद्ध, ठीक है, दक्षिणापथ का युद्ध, ठीक है, आटविक जो राज्य हैं, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक है, समीपवर्ती जो राज्य हैं, समीपवर्ती जो राज्य हैं उनके ऊपर, विदेशी जो शक्तियां हैं उनके ऊपर, इन सभी की जानकारी जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो है बेटे देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है आपका भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, जो कि किसका है? गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है, और यह एक काव्यमयी प्रशस्ति मानी जाती है। इसमें काव्य के माध्यम से स्कंदगुप्त के अचीवमेंट्स की चर्चा देखने को मिलती है। अब ये जो भीतरी स्तंभ लेख है बेटे, ये है कहां पे? तो यूपी का जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ठीक है, यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह अभिलेख जानकारी देता है कि जो स्कंदगुप्त हैं उनके शासन काल में हुए जो हूण आक्रमण है उसके बारे में, और ये जो विष्णु मंदिर था, ठीक है, उसी विष्णु मंदिर जो कि शांगिण मंदिर माना जाता है भगवान विष्णु का, उसी के सामने से स्तंभ को स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसी आपके इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्त के, इसी भीतरी इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्त के लिए टाइटल, उपाधि किसका प्रयोग मिलता है? विक्रमादित्य और गुप्त वंशय कबीर। क्या मिलता है बेटे? विक्रमादित्य प्लस गुप्त वंशय कबीर, ये जो टाइटल है दोस्तों यह प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला है पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की साहित्यिक या फिर ग्रंथ प्रशस्ति, जिसकी रचना नंदी कलबंकम की रचना जो है किसी अज्ञात लेखक के द्वारा किया गया। तो नंदीवर्मन थर्ड की आपकी जो प्रशस्ति है वो किसी अज्ञात लेखक के द्वारा किया गया, और ध्यान रखिएगा ये किसका है? तो पल्लव डायनेस्टी के शासक नंदीवर्मन थर्ड का है। ठीक है, तो नंदी कलबंकम अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगला है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों जो कि क्या है? एक चालुक्य शासक हैं, चालुक्य वंश से संबंधित हैं। इस प्रशस्ति को जो मेगुती नामक जैन मंदिर है उसकी दीवाल से, ठीक है, उसकी दीवाल से, संभवतः पश्चिमी या पूर्वी दीवाल है, वहां से इसको प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो इस अभिलेख की यदि हम बात करते हैं एहोल की, तो इसके रचनाकार का नाम क्या है बेटे? रचनाकार के नाम की यदि हम बात करते हैं तो वह रचनाकार का नाम है रवि कीर्ति। ध्यान रखिएगा ये वही रवि कीर्ति हैं जिनके द्वारा जो है कि ये जो मेगुती जैन मंदिर का आप नाम देख रहे हैं ना, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया है, और इनके द्वारा ही जो है एहोल प्रशस्ति उसकी भी रचना की गई है। इसी अभिलेख में जो पुलकेशिन द्वितीय और दूसरे जो हर्षवर्धन हैं, इनके बीच में हुए युद्ध की जानकारी मिलती है, और इसी अभिलेख में जो हर्षवर्धन की जो गज सेना है उसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इसी आपके एहोल इंस्क्रिप्शन में दोस्तों जो कालिदास हैं, संस्कृत के कवि कालिदास प्लस भारवी का जो उल्लेख है वह भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जानकारियां हैं जो कि मैं आपको डेडिकेटेड जो वीडियोस में बता रहा हूं वहां पे आपको उसमें मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, अगला मालवा नरेश यशोधर्मन की जो मंदशौर प्रशस्ति है अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लेखक वाशुल थे। ध्यान रखिएगा बेटे, आपको एक काम करना है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जितनी महत्वपूर्ण प्रशस्ति है, जैसे मैंने एहोल प्रशस्ति रचनाकार का नाम बताया हरिशेण, ठीक है, आप जो
प्रयाग प्रशस्ति रचनाकार है वो है हरिसेन, एहोल प्रशस्ति रचनाकार है रवि कीर्ति, मंदसौर प्रशस्ति जो कि मालवा नरेश यशोधर्मन का है उसके कौन है वासुल। तो उसको बेटे रचनाकारों के नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, वो ना गलती हो, ठीक है। तो वासुल ने लिखा है कि जिस मिहिर कुल कौन है भैया, यह एक हूण शासक हैं। क्या है ये आपके भाई साहब एक हूण शासक हैं, ठीक है। तो जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई। अब ध्यान रखिएगा, जो हूण शासक मिहिर कुल है बहुत भाई साहब आक्रांता थे, ये बौद्ध धर्म के लिए बड़े खतरनाक शासक थे। ऐसा माना जाता है लेख के अनुसार कि इन्होंने गांधार के क्षेत्र में 1600 के आसपास स्तूपों को नष्ट करा दिया था और बौद्ध भिक्षुओं के जो विहार थे उनको नष्ट करा दिए थे, ठीक है। और इवन इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या, साथ ही साथ यदि हम कहें कि जो बौद्ध धर्म है उसके नियमों को समाप्त करने की जो परंपरा है ये इन्होंने शुरू की थी। मिहिर कुल इतने खतरनाक शासक थे बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। तो उस मिहिर कुल को जो है कि इस मंदसौर प्रशस्ति के जो शासक हैं यशोधर्मन, उन्होंने इनको क्या किया था, पराजित किया था। न केवल पराजित किया था बल्कि कायदे से पराजित किया था, ठीक है। तो यशोधर्मन ने जो गुप्त शासक हैं उनको भी शिकोड़ दिया था और उसने अपना वह विजय स्तंभ कहां पर स्थापित कराया था, इसी मंदसौर में स्थापित कराया था, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। इसी यशोधर्मन के दूसरे मंदसौर प्रस्तर अभिलेख की जो तिथि है वह मालव संवत कितनी है, 589 है, 589 है। और यदि हम इसको एडी में कन्वर्ट करेंगे तो 532 ईस्वी है। और इसको किसने उत्कीर्ण किया है, गोविंद ने उत्कीर्ण किया है। देखो समझिएगा, दो अभिलेख हैं, मंदसौर से दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक प्रशस्ति जो कि वासुल ने लिखा है और दूसरा जो लिखा है वो आपके गोविंद ने लिखा है, ठीक है। पहली प्रशस्ति में मिहिर कुल के युद्ध की जानकारी मिल रही है उनके बीच में, और दूसरी जो प्रशस्ति है वो आपके 589 मालव संवत की है जो कि हमें देखने को मिलता है। तीसरा आइए, ओडिशा का जो शैलोद्भव प्रशस्तियों में जो राजत्व को वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों से जोड़ा गया है और उनकी प्रशस्तियों में अश्वमेघ वाजपेय यज्ञों को रेखांकित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ओडिशा के जो शैलोद्भव प्रशस्ति है उसमें राजत्व के जो वैदिक यज्ञ हैं उनके अनुष्ठानों से उनमें जुड़ाव जो है देखने को मिलता है। और इन्हीं प्रशस्तियों में जो प्राचीनतम यज्ञ पद्धतियां हैं जैसे अश्वमेघ यज्ञ वाजपेय यज्ञों का जो जानकारी है इसमें देखने को मिलता है। आपको पता होगा प्राचीन काल में यज्ञों के कई सारे प्रकार थे, जैसे वाजपेय, राजसूय, ठीक है, अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञों की चर्चा मिलती है जिसमें से अश्वमेघ और वाजपेय जैसे यज्ञों की जो चर्चा है यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अगला देवपाड़ा प्रशस्ति, देवपाड़ा प्रशस्ति। इस प्रशस्ति के लेखक विजय सेन के राजकवि उमापतिधर थे। तो शासक कौन है, विजय सेन है, ठीक है। और सेन मतलब सेन, ठीक है। सेन यह जो है कि बंगाल का वंश था, सेन डायनेस्टी नाम ही था, सेन वंश, ठीक है। उमापतिधर इसके लेखक हैं और यह किस शासक का है, सेन शासक विजय सेन का है। और प्रशस्ति में जो है कि बंगाल के सेन वंशीय शासकों का जो उल्लेख है वह प्राप्त होता है। तो देवपाड़ा प्रशस्ति के लेखक उमापतिधर, शासक विजय सेन, किस राजवंश से संबंधित है, तो बंगाल का जो सेन वंश है उससे संबंधित है। अगला है बेटे आपका उदयपुर प्रशस्ति। उदयपुर प्रशस्ति किसका है, तो यह परमार शासक उदयादित्य की यह प्रशस्ति काफी महत्वपूर्ण है। और यह कहां से प्राप्त होती है, तो जो नीलकंठेश्वर मंदिर है वहां के जो शिलापट्ट है, जो स्टोन स्लैब है, उस पर यह अंकित है, ठीक है। और इस उदयपुर प्रशस्ति में परमार वंश के जो राजाओं के जो नाम हैं उनका और उनकी इतिहास जितने व्यवस्थित ढंग से यह प्राप्त होता है इसके अलावा अन्य कहीं से परमार डायनेस्टी के बारे में इतनी व्यवस्थित सिस्टमैटिक जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती। तो उदयपुर प्रशस्ति किस शासक का है, उदयादित्य का है। और कहां पर स्थित है, तो जो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है, वहां पर यह उसके एक स्टोन स्लैब पर यह अंकित हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो परमार डायनेस्टी है उससे संबंधित हमें जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। अगला है आपका गंगैकोंड चोलपुरम में जो आपकी गढ़वाल प्रशस्ति है उसके बारे में। तो गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र की यह प्रशस्ति हमें कहां से प्राप्त होती है, तो दक्षिण भारत का जो गंगैकोंड चोलपुरम के जो मंदिर की दीवार है उस पर जो है कि यह
आपकी जो प्रशस्ति है वह उत्कीर्ण दिखाई देती है। तो गढ़वाल प्रशस्ति है, कहां से प्राप्त होती है? गंगैकोंड चोलपुरम की जो प्रशस्ति है वहां से यह प्राप्त होती है। किस शासक की है? तो गढ़वाल शासक जो गोविंद चंद्र हैं उनकी यह प्रशस्ति है। ठीक है, अगला गुजरात के शासक कुमारपाल की वांगनगर प्रशस्ति। क्या बेटिया? वांगनगर प्रशस्ति, और इसके लेखक का नाम क्या है बेटे? श्रीपाल है। अब आप नाम को भैया ध्यान रखिएगा, उमापतिधर, कोब्ज, ठीक है, श्रीपाल, इन सभी के नाम, हरिशेण, रवि कीर्ति, ठीक है, उन सभी के नाम आपको कम से कम ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। और वांगनगर प्रशस्ति गुजरात के शासक कुमारपाल का है, ठीक है, और इसके लेखक श्रीपाल हैं। तो कुमारपाल जो हैं ये जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये जो वांगनगर प्रशस्ति है थे जैन धर्म के अनुयायी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है किसकी हो रही है? भगवान शिव की स्तुति से जो है अभिलेख प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। फॉलोअर हैं जैन रिलीजन के, लेकिन फिर भी जो इसमें जो इंस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट हो रहा है विद द प्रेयर ऑफ शिवा, ठीक है, शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। अगला है बेटे आपका तालगुंड प्रशस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने यदि गुप्त वंश को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गुप्त वंश के शासक जो हैं उसमें एक शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। उनके एक पुत्र हैं कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त का, ठीक है, जो विवाह है, ठीक है, संभवतः वो इसी वंश में होता है। ठीक है, तो कदंब नरेश काकुत्स वर्मन के पुत्र शांति वर्मा का यह जो विवाह, ये जो आपका इंस्क्रिप्शन है तालगुंड प्रशस्ति, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस इंस्क्रिप्शन के जो लेखक हैं वह कौन है? आपके कुब्ज हैं। ठीक है, तो तालगुंड स्तंभ लेख कदंब वंश के शासकों की वंशावली जानने का एकमात्र स्रोत माना जाता है। ठीक है, तालगुंड प्रशस्ति में आपको यह भी पता चलेगा कि कालिदास जो है कि इस विवाह के लिए कैसे भेजे गए थे उत्कल प्रदेश, ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा चंद्रगुप्त द्वितीय की जो आपकी विवाह नीति है वो कितनी बड़ी जबरदस्त थी। ठीक है, किस प्रकार से प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है वो वाकाटक शासक रुद्रसेन से किया गया। ठीक है, अब जो कुमारगुप्त का विवाह है वो काकुत्स वर्मन की जो साथ में उनके साथ में इनकी जो पुत्री के आसपास है उनसे किया गया। तो अलग अलग उनके विवाह की स्ट्रेटेजी काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनको अलग अलग राजवंशों में अपना क्या था, जो प्रभाव था वो स्थापित करना था। ठीक है, तो खैर मैं उसमें अभी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं आ रहा हूं, केवल मैं एपिग्राफी तक सीमित हूं अभी। अगला है बेटे आपका ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 17 पंक्तियों वाली यह इसमें प्रशस्ति है, और यह प्रशस्ति भगवान विष्णु की स्थापना से, उपासना से यह प्रारंभ होती है। और इस प्रशस्ति का जो कवि है वह कौन है? बालादित्य है। अच्छा, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर जरूर आप सभी कीजिएगा, मैं देखूं कितने लोगों ने सही से पढ़ा है। एक अभिलेख है जिसमें शून्य का सबसे पहली बार, सर्वप्रथम बार प्रयोग देखने को मिलता है। उस अभिलेख का दोस्तों जरा नाम बताइए हमें, तो उस अभिलेख का नाम क्या है जिसमें सबसे पहली बार किसका उल्लेख मिला था? शून्य का सबसे पहला जो प्रमाण है वह कहां से प्राप्त होता है? जरा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगला है दोस्तों आपका बोगज कोई अभिलेख। अब इससे हम जो कि डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का अभिलेखों के बारे में थोड़ी सी, जो प्रशस्तियों के बारे में जो कि थोड़ी सी ब्रीफली जानकारी। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कल की क्लास से दोस्तों जो है कि आप देख पा रहे होंगे, हम जितने भी महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन हैं उनके बारे में एक एक करके डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपका छोटा सा ये फीडबैक हमें सुझाव जो देता है उससे हम अपने आप को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी आप हमें जरूर दें, हम उन सभी सुझावों को जरूर से उनमें जितनी भी चीजें हैं अमल में लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।